Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 30th of June 2020 Tuesday. So let's start with the Economic Times news analysis. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. SBI urges UK Home Secretary to reject Malia's asylum plea. हालांकि आज के इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट जो पेपर पर जो मेन न्यूज़ है वो चाइनीज़ ऐप को बैन को लेकर के है, बट वो न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में. दैट इज़ वाई इन दिस डिस्कशन आई हैव स्किप दैट न्यूज़. सो let's move to the second news, that is SBI urge UK Home Secretary to reject Malia's asylum plea. इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि बेसिकली वन ऑफ द प्राइम क्रेडिटर है विजय माल्या का, उसने एक मिसिव सेंड किया है यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के ऑफिस में फॉर चैलेंजिंग द विजय माल्यास असाइलम. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस मिसिव में कहा है कि चूँकि माल्या पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ड्यू है, बैंक्स का जो इंडिया के नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट ओन्ड है, एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यूजिटिव बिजनेसमैन. तो उसको विजय माल्या को जो असाइलम मिला हुआ है यूके में उसको कैंसिल करके उसकी प्रोसेस, उसको वापस रिटर्न करने की प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दिया जाए. बेसिकली ये लेटर एसबीआई ने फ्रॉम कंसोर्शियम ऑफ लेंडर्स लेड बाय एसबीआई उसके बिहाफ पर लिखा है, क्योंकि विजय माल्या पर सिर्फ एसबीआई का ही नहीं बहुत और सारे बैंक्स भी हैं जिनका लोन ड्यू है. तो उनके कंसोर्शियम के बिहाफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये मिसिव सेंड करी है यूके होम सेक्रेटरी को, और उसमें कहा गया है कि विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स जो है उसको एक्सपेडाइट किया जाए, जिससे कि विजय माल्या को इंडिया जल्द से जल्द वापस भेजा जा सके और जो उन पर लोन ड्यू है वो लोन उनसे रिकवर किया जाए. And this missive is one of the important part of all the collective efforts that Indian banks, investigation agencies and other entities are taking in order to put pressure on US government. कई बार बाईलेटरल टॉक्स भी हुई हैं इस चीज़ों को लेकर के कि विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाए, बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. उन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही यूके गवर्नमेंट विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन करेगी. अभी रिसेंटली वहाँ की कोर्ट ने विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन को ओके कर दिया है, जो कि अब पेंडिंग है यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के ऑफिस में. तो उसी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए कंसोर्शियम ऑफ लेंडर्स ने स्टेट बैंक, स्पेशली स्टेट बैंक ने कंसोर्शियम ऑफ लेंडर के बिहाफ से यूके होम सेक्रेटरी को मिसिव लिखा है. मिसिव बेसिकली राजनीतिक संदेश को इंग्लिश में मिसिव बोलते हैं, तो आप ये याद रखेंगे कहीं भी मिसिव वर्ड आए तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअली राजनीतिक संदेश. और इस मिसिव से ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूके गवर्नमेंट है उस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा हो, जिससे कि हो सकता है विजय माल्या की एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जा सके. अगर हम लोन की बात करें कितना लोन पेंडिंग है, तो अभी तक जो कंसोर्शियम ऑफ लेंडर्स हैं वो 2,500 करोड़ का लोन रिकवर कर चुके हैं विजय माल्या का, जो कि उनके डिफरेंट शेयर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्लेज करके लेंडर्स ने रिकवर किया है. और कितना अमाउंट ड्यू है? इट इज़ 7,500 अमाउंट स्टिल ड्यू ऑन हिम. तो टोटल जो ड्यू अमाउंट था वो 9,000 करोड़ का था, जिसमें 2,500 करोड़ ऑलरेडी लेंडर्स रिकवर कर चुके हैं बाय सेलिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ विजय माल्या. बट अभी भी एक बहुत मेजर पोर्शन जो है लोन का वो ड्यू है. उसी के लिए कंसोर्शियम ऑफ लैंडर्स कंटिन्यूसली डिफरेंट एफर्ट्स ट्राई कर रहे हैं विजय माल्या की एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्ट करने के लिए. हालांकि एसबीआई का इस तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है. एसबीआई हैज़ टेकन द स्टैंड ऑफ सेइंग नथिंग ऑन दिस अकाउंट by giving the argument of individual account privacy. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, लेंडर्स रिजेक्ट जेएसडब्ल्यू डिमांड फॉर मोर टाइम. रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस न्यूज़, जिसमें जेएसडब्ल्यू ने कंसोर्शियम या कोर कमेटी जो लेंडर्स की थी उससे और ज़्यादा टाइम मांगा था, मार्च 21 तक का टाइम मांगा था इन ऑर्डर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ भूषण पावर एंड स्टील एक्विजिशन. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड BPSL की
एक्विजिशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए उसके जितने ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करने के लिए JSW ने फाइनेंशियल क्रेडिटर से मार्च 2021 तक का टाइम मांगा था और ये कहा था कि चूंकि इस समय फाइनेंशियल टर्मोइल की कंडीशन है, कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी अभी नहीं है कि कंपनी इमीडिएटली इस एक्विजिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए और जो भूषण स्टील के जो लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनका ड्यू अमाउंट उनको रिटर्न कर पाए। तो इसी को न्यूज़ को आगे आज कवर किया गया है। इस न्यूज़ में JSW जो टाइम मांग रहा था लेंडर से, फाइनेंशियल क्रेडिटर से, वो टाइम देने से कोर कमेटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो BPCL की उसने मना कर दिया। उसने कह दिया कि नो इनफ टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन टू JSW फॉर एक्विजिशन ऑफ भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, और अगर इससे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं BPSL के, उनको प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा नुकसान होगा। जितना अमाउंट उनका ड्यू है उससे भी ज़्यादा उनको उससे नुकसान होगा। और अगर JSW रेडी है कि वो जो नुकसान इंटरेस्ट जो लॉस हो रहा है लेंडर्स का, अगर JSW उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए रेडी है, देन इन दैट केस मोर टाइम कैन बी गिवन। सो एज पर द कोर कमेटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, this case has already been delayed for many months. If you calculate on the basis of time value of money, we have lost more because of non-payment. अब इस न्यूज़ के अलग अलग पहलू हैं। कई बार क्रिएटर्स को ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि JSW भी इस प्रोसेस में बैंक करप्टी या रेजोल्यूशन में चली जाएगी कि JSW पे करना भी नहीं चाहता, पे करना ही नहीं चाहता। JSW के पेमेंट इंटेंशन को भी लेकर के जो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, वो वरी हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं उसके, अगर उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का कहना है कि उनका जो ड्यू था उससे भी ज़्यादा लॉस उन्हें हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट पेमेंट का लॉस हुआ है। तो इस सारे की वजह से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उन्होंने JSW को एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया। तो अब इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग है इस केस की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं भूषण स्टील के, दे विल डिमांड द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गेट द इमीडिएट पेमेंट बाय JSW। तो अब JSW को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आ सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क JSW टू इमीडिएटली पे आउट ऑल द ड्यूज। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3। Tima Sheikh in talks to serve up to $100 million on Zomato's plate. Since last year, Zomato is continuously talking to the larger investment or investors companies from different countries in order to invest the or in order to raise the capital. और अगर आपको पता हो तो प्रीवियसली एंट फाइनेंशियल ने भी जोमेटो में फंड रेज करने के लिए कमिटमेंट किया था और 2 बार फंड रेज किया था। बट चूंकि अब एंट फाइनेंशियल इज अ चाइनीज़ इन्वेस्टर कंपनी, तो जिस तरह से इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, तो अब एंट फाइनेंशियल के इन्वेस्टमेंट को लेकर के जोमेटो में स्पेशली कई अनसर्टेनिटीज़ हैं। रूल्स आर नॉट क्लियर अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जैसा कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, तो एंड फाइनेंशियल का जो इन्वेस्टमेंट है जोमेटो में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है। इसीलिए जोमेटो अब अलग अलग और इन्वेस्टर से बात कर रहा है। एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, सिंगापुर बेस्ड Tima Sheikh is in discussion with Zomato to pump in as much as $1 million into its online food delivery major. And this funding by Tima Sheikh is one of the part of a larger investment round that the Gurgaon based company is actually negotiating since last week. तो Tima Sheikh के बाद हो सकता है हमें जोमेटो में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राउंड देखने को मिले। Tima Sheikh इज़ ओनली वन पार्ट, क्योंकि एंड फाइनेंशियल का भी अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत डोलड्रम की कंडीशन में है। तो जो पीपल अवेयर है इस इशू से, वो कह रहे हैं कि इसके Tima Sheikh के अलावा जो अदर कंपनीज हैं, अदर इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ भी जोमेटो का नेगोशिएशन चल रहा है इन ऑर्डर टू रेज द फंड और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द or have the larger investment in Zomato's
online food delivery major. And in case of Temasek, the round has almost been finalized. The terms and conditions are still being negotiated. और जिस तरह से इंडिया की कॉम्पिटिटिव लैंड चेंज हो रही है फॉर फूड डिलीवरी, क्योंकि अमेजोन ने भी इंटर कर लिया है फूड डिलीवरी में, तो उस केस में ये इन्वेस्टमेंट जोमेटो के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि कोविड-19 ने ऑलरेडी जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी को और ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है. उसके अलावा जो फंड आ रहे थे, फंड रेजिंग की प्रोसेस चल रही थी जोमेटो में, स्पेशली फ्रॉम एंट फाइनेंशियल्स, उसको लेकर भी कर्व है, क्योंकि जो इंडिया में एफडीआई पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए. तो अब जो फंड रेजिंग प्रोसेस है जोमेटो की, वो भी बहुत अनसर्टेन सिचुएशन में, इसीलिए जोमेटो अब नए इन्वेस्टर सर्च कर रहा है, क्योंकि इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एंड फाइनेंशियल से जो अब आने वाला फाइनेंस है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो जोमेटो में इन्वेस्टमेंट की उसको अप्रूवल ना मिले, क्योंकि चाइना से आने वाला सारा एफडीआई एफपीआई उस सब पर रेगुलेशन लगा दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. अगर हम देखें चाइनाज एंट फाइनेंशियल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो चाइनाज एंट फाइनेंशियल हैज़ इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली $50 million ऑफ इट्स $150 million कैपिटल कमिटमेंट इनटू जोमेटो टिल डेट. $150 million का कमिटमेंट हुआ था इन दोनों कंपनीज के बीच में, जिसमें अभी तक $50 million चाइना की जो एंट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर चुके हैं. बट अब इसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल क्या है, वो अभी स्क्रूटनी के अंडर में है, अंडर न्यू एफडीआई रूल. So बहुत rare chances हैं that this investment will get actually the approval from government of India. On the other hand, Zomato and Swiggy के बीच भी rivalry बढ़ रही है, और प्री कोविड के बाद जैसे इकोनॉमी ओपन हुई है, दोनों ही कंपनीज अपने बिजनेस को रन कर रही हैं, धीमे धीमे रिकवर कर रही हैं, और नए बिजनेस पार्टनर, जो नई बिजनेस एंटिटीज जस्ट लाइक Zomato is also entering into the landscape. And if we talk about the Zomato's monthly cash burn, that is approximately $2 million. करंटली $2 million मंथली कैश बर्न होता है जोमेटो का. तो इसलिए अब जोमेटो को नए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ वाई जोमेटो इज़ लुकिंग टू अदर इन्वेस्टर एज वेल एज करंटली इन टॉक विद Temasek. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4. इंडियन फर्म्स नीड टू जस्टिफाई देयर यूएई फुटप्रिंट बाय टुडे. पिछले कुछ टाइम में स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें ब्लैक मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा, जो बेसिकली स्विस बैंक में जो मनी पार्क होता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए. कुछ अकाउंट्स के नाम भी, अकाउंट होल्डर्स के नाम भी डिस्क्लोज किए गए. तो अब मैक्सिमम क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल्स है जिनका अकाउंट था स्विस बैंक में या जिनका इन्वेस्टमेंट था स्विट्ज़रलैंड में, तो अब चूँकि रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, रेगुलेटरी जो प्रोसीजर है वो टाइट हो रहा है. इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ स्विट्ज़रलैंड बिजनेस, और जो भी इन्वेस्टमेंट राउंड ट्रिपिंग हो रही है उस पर बहुत ध्यान दे रही. तो अब मैक्सिमम टाइम जो स्विट्ज़रलैंड का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इलीगल इन्वेस्टमेंट है, जो राउंड ट्रिपिंग है, उसको अब स्विट्ज़रलैंड में कम प्रेफर किया जा रहा है. अब वो मनी स्विट्ज़रलैंड से यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पार्क किया जा रहा है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इन जितनी भी कंपनीज, इंडियन कंपनीज यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में काम कर रही हैं, उनको सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट देने के लिए कहा था. एंड व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट? अब आप याद रखेंगे ये टर्म सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट. हो सकता है आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि ये सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ था. आपने टर्म ये रिसेंटली न्यूज़ में सुना है, ये किस कंटेक्स्ट में आया था, या इसके बारे में 2-3 लाइनें आपको दे दी जाए, पूछ लिया जाए कौन सी लाइन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ये आप ये वर्ड याद रखेंगे, सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट. तो उस सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट की जून 30, 2020 लास्ट डेट थी. तो आज उसकी लास्ट डेट है, और इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन एनआरआईज़ हैं जिनका इन्वेस्टमेंट यूएई में है, उन चाहे वो आउटफिट्स के फॉर्म में, चाहे वो सब्सिडरीज़ के फॉर्म में, चाहे वो पेपर कंपनीज़ के फॉर्म में, जितनी भी कंपनीज़ दुबई या यूएई में हैं, उन सारी कंपनीज़ को अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना है. प्रेजेंस को जस्टिफाई करना है मतलब नाउ ऑल दीज कंपनीज हैव टू शो द एविडेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ असेट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट
their economic activities whatever happening in Dubai is genuine economic activity चल रही है और उस एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है, उनके अंडर इतने एम्प्लॉय हैं, उनके पास ये फिजिकल असेट्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल असेट्स हैं, इसीलिए इस कंपनी से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और इसीलिए वो कंपनी दुबई में ऑपरेट कर रही है। तो सब कुछ पेपर पर जो चल रहा था अब उन्हें फिजिकली उस सारी चीज़ों को प्रूव करना है। एम्प्लॉय के डेटाबेस देना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं, ये कंपनी के असेट्स हैं, ये फिजिकल असेट्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल असेट्स हैं, कंपनी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसने इतनी सेल करी, उससे इतना प्रॉफिट अर्न किया। तो सारी ये कंपनी को प्रूव करना है कि कंपनी सिग्निफिकेंट पर्पस है उसका इस कंट्री में दुबई में होने का, कोई रीज़न सिग्निफिकेंट रीज़न है उसके पास दुबई में इन्वेस्टमेंट का। सिग्निफिकेंट रीज़न मतलब उसको दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से उस पर्टिकुलर कंपनी को ये प्रॉफिट हो रहा है, उसके पास प्रॉपर असेट्स हैं, केवल कंपनी पेपर पर नहीं है, कंपनी एक्चुअली ऑपरेट कर रही है। तो इस क्लॉज से क्या होगा, इस क्लॉज से ये होगा कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट जो पहले स्विट्जरलैंड जाता था या जो स्विट्जरलैंड से मूव कर रहा है दुबई की तरफ इन ऑर्डर टू स्केप द टैक्स एंड पार्क द अनडिस्क्लोज फंड और इलीगल मनी, जो कि अभी तक स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट होता था वो दुबई में इन्वेस्ट हो रहा था। तो वो सारे जो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट राउंड ट्रिपिंग तरह का होता था, जो पेपर कंपनीज बन जाती थी, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए दुबई में इन्वेस्टमेंट कर देते थे क्योंकि वहाँ टैक्स बहुत कम है। अपना अनडिस्क्लोज प्रॉफिट जो पैसा छुपा कर रखा है, इलीगल मनी जो इंडिया में अर्न किया या किसी और कंट्री में अर्न किया है, उसको दुबई में इन्वेस्ट कर देते थे टू मेक इट लीगल। तो इस तरीके से दुबई गवर्नमेंट ने या यूएई गवर्नमेंट ने अब जो नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी और हर इंडियन कंपनी, वेल्दी इंडियन कंपनीज और एनआरआईज को बोला है कि आप प्रूफ करिए कि आपके जो आउटफिट्स हैं, जो सब्सिडरीज हैं, जो कंपनीज जो दुबई में हैं, यूएई में हैं, दे आर प्रॉफिटेबल वेंचर्स, वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके पास क्या क्या असेट्स हैं, उसके फाइनेंशियल असेट्स क्या हैं, नॉन फाइनेंशियल असेट्स क्या हैं, और कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा जो बहुत सारी फेक कंपनीज हैं, जो इलीगल मनी इन्वेस्ट हुआ है, जो राउंड ट्रिपिंग के प्रोसेस के लिए जो मनी इन्वेस्ट हो रहा है, हवाला जो भी सब प्रोसेस हो रही है, उसके तहत जो पैसा आया, जो मनी आया, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब उस सारे इन्वेस्टमेंट पर टाइट नॉच लग जाएगी क्योंकि अब उनके लिए पेपर प्रोड्यूस करना है, फिजिकल असेट्स दिखाने। तो वो कंपनीज जो कि शेल कंपनीज हैं, पेपर कंपनीज हैं, सिर्फ पेपर पर ही बनी हुई हैं, एक्चुअल में वो कहीं ऑपरेट हो ही नहीं रही हैं, उन सारी कंपनीज के लिए अब दिस इज़ द डिफ़िकल्ट टाइम। और कई सारी जो कंपनीज़ हैं, इवन जो उनकी ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जिनका सिग्निफिकेंट पर्पस है, जो ऑलरेडी एक्चुअल में ऑपरेट कर रही हैं, उन कंपनीज़ के लिए भी अब चैलेंज है इस अपने सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट को पास कर पाना, फिजिकल पेपर या फिजिकल एसेट्स को शो कर पाना, क्योंकि बहुत सारे कागज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट प्रूफ नहीं है या वो मिसिंग है। तो कंपनीज़ ने अभी यूए अथॉरिटीज़ से और ज़्यादा टाइम मांगा है, कुछ कंपनीज़ ने, कि वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए और ज़्यादा टाइम दे। तो अब ये देखना है कि क्या यूएई गवर्नमेंट और ज़्यादा टाइम देती है कि नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज, पेपर कंपनीज जो दुबई में ऑपरेट कर रही, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वो अपना सिग्निफिकेंट पर्पस शो नहीं कर पाएंगे फॉर बीइंग प्रेजेंट इन दुबई और यूएई। So now paper companies may now found it very difficult to operate in Dubai. For other economic substance regulation may not have a major impact, but the cost of the companies may go up. Related risk of non-compliance may also cause some anxiety into the actually और generally operating companies. तो कुछ ऐसे जो generally operate कर रही हैं उन पे भी anxiety और उनके भी cost बढ़ेगी, क्योंकि non-compliance के कई ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। हो सकता है कभी कभी कंपनीज एक्चुअल में भी ऑपरेट कर रही होती है, बट उनके पास पेपर के रूप में प्रॉपर प्रूफ नहीं होते। तो इन दैट केस जो कंपनी एक्चुअली में ऑपरेट कर रही है उनके लिए भी एनजाइटी की सिचुएशन है। इसीलिए अब ज़्यादा टाइम मांगा गया है यूएई अथॉरिटी से कि थोड़ा सा आप जो डेडलाइन 30 जून थी उसको बढ़ा करके कुछ और 2-3 महीने का और टाइम दे दिया जाए। तो अब ये इस पे देखना है क्या यूएई गवर्नमेंट और टाइम देती है कि नहीं देती है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5। वेदांतु आइज $100 million फ्रॉम कोचू एट $600 million वैल्यूएशन। कोविड-19 में टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन या आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, स्पेशली इन एजुकेशन इंडस्ट्री। बहुत सारी एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो इस कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, फंड रेजिंग कर रही हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस।
उसी कंटेक्स्ट में हमने रिसेंटली बायजूस का भी फंड रेजिंग एक्सरसाइज रीड करी थी, पढ़ी थी। अब education technology company Vedantu is also looking for more investment for Kotu. So in this time of digitalization of education, whether it is Vedantu, Byju's, Unacademy, every education technology company or education company, ED tech companies are now looking for unprecedented investor interest as a direct result of increased digitalization. So online live tutorial platform Vedantu has held talk to close a $100 million financing round led by US investor Kotu Management, valuing the live online tutoring services at $600 million. Multiple people in the known said. तो आप वेदांतु भी फंड रेजिंग की एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें यूएस इन्वेस्टर कॉटू मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके बाद अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके बाद वेदांतु की टोटल वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन हो जाएगी। रिसेंटली बायजूस में भी हमने इन्वेस्टमेंट देखा था, किसका? सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स मैरी मीकर्स बॉन्ड का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था बायजूस में, जिसके बाद बायजूस का वैल्यूएशन 10.5 बिलियन का हो गया था, $10.5 बिलियन का। उसी लाइन में अब वेदांतु भी अपना फंड रेजिंग एक्सरसाइज या फंड या फाइनेंसिंग राउंड को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क बेस्ड कॉटू या यूएस बेस्ड कॉटू मैनेजमेंट की, तो उसकी ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत है, उबर में है, डो डैश में है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। स्विगी, रिबेल फूड, इन सब कंपनीज में भी इस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। On the other hand, other ED tech companies are also capitalizing this positive sentiment in education industry. Just like Unacademy is in discussion to rack up the new capital at $1 billion valuation with Whitehead Jr. Unacademy भी $1 billion का वैल्यूएशन के लिए कई सारे डिस्कशन कर रही कैपिटल रेज करने के लिए। वाइट हैट जो कि ऑलरेडी टीच करता है ऑनलाइन कोडिंग के लिए टीचिंग देता है किड्स को, वो भी अब कई सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो टाइगर ग्लोबल हो या स्टेट व्यू कैपिटल हो, उन सब से डिस्कशन में है इन ऑर्डर टू रेज द न्यू कैपिटल। तो अनअकैडमी, वाइट हैट, बायजूस, Vedantu, all companies, education technology companies are now actually exercising the financing rounds in order to raise the capital and in order to increase its valuation. Investment in Vedantu goes through, its valuation will be double from the previous round which was led by Tiger Global and Westbridge Capital last year. तो इन Tiger Global और Westbridge Capital ने भी last year भी वेदांतु में इन्वेस्टमेंट किया था, और ये थर्ड है जो अगर न्यूयॉर्क बेस्ड कॉटू इन्वेस्ट करती है वेदांतु में। तो अब आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है उसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन देखेंगे, और एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्टरप्टली चेंज। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।